ऑल राइट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर तुम लोगों का सेमेस्टर 2 के इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिलॉसफी कोर, फिलॉसफी जनरल और फिलॉसफी जी के जो भी विद्यार्थी यहाँ क्लास में उपस्थित हैं, उन लोगों को मैं आज फिर महान पाश्चात्य जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट की एक और विचारधारा को लेकर मैं तुम लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज जो मैं कांट की जिस विचारधारा से तुम लोगों को परिचित करा रहा हूँ, उसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, SPACE, स्पेस एंड टाइम, TIME, टाइम, जिसे हिंदी में कहते हैं देश और काल। देश का मतलब यहाँ कंट्री नहीं है, देश का मतलब हुआ स्पेस। स्पेस जानते हो क्या होता है? स्पेस होता है वस्तुओं की स्थिति। मान लो ये टेबल है, ये टेबल कहाँ पर है? स्पेस में किस जगह पर इसकी स्थिति है, किस जगह पर ये टिका हुआ है। तो हमारे चारों ओर स्पेस होता है, तो किस स्पेस पे है, ये हुआ, इसे हिंदी में हम देश कहेंगे। और एक होता है काल। काल यानी समय, उसे हम गणना करके बहुत सारे गणितीय नियमों में समझने के लिए बांट देते हैं। क्षण, पल, सेकंड, मिनट, घंटा, ऐसे करके प्रकाश, अंत में प्रकाश वर्ष तक ले जाते हैं। तो काल, ये टाइम जो होता है, ये काल जो होता है, इसी को, ये जो अंतराल है, ये काल कहलाता है। तो देश और काल जो है, स्पेस और टाइम जो है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जो भी उत्कंठाएं हैं, जो भी उत्सुकताएं हैं, जो भी जिज्ञासा है, वो हमारे अंदर शुरू से ही है। मनुष्य क्या है? एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है। मनुष्य के अंदर हर चीज़ को आंकने की क्षमता है, हर चीज़ को जानने समझने की चाहत है। तो मनुष्य जो विवेक से युक्त जानवर है, प्राणी है, तो उसके अंदर बहुत तरह की विचारों को जानने की उत्सुकताएं होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं। तो उसी में देश और काल का जो प्रश्न उठता है मनुष्य के समक्ष, ये भी प्राचीन काल से ही ये जिज्ञासा मनुष्य के समक्ष उपस्थित रही है। तो देश और काल यानी स्पेस और टाइम के संबंध में दो तरह के प्रश्न उठते हैं। पहला जो है कि आप भी विद्यार्थी को होगे, ये स्पेस और टाइम जो है ये क्या है? व्हाट इज स्पेस एंड टाइम? और दूसरा जो प्रश्न है जो हमारे सामने उठ खड़ा होता है जनरली, प्रायः, वो है कि इसकी बाह्य सत्ता है या मानसिक सत्ता है, इसकी वस्तुनिष्ठ सत्ता है या मात्र ये मेंटल है, मेंटल कॉन्सेप्ट है, मानसिक विचार है, मानसिक प्रत्यय है। तो ये दो तरह के प्रश्न मुख्यतः
हमारे समक्ष उठ सकते हैं स्पेस और टाइम के संबंध में। विद्यार्थियों, पहले तो हम जानेंगे कि देश और काल क्या है। देश का अर्थ जैसा मैंने शुरू में ही बताया, ये वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स की स्थिति से संबंधित है, उसका ज्ञान है, वस्तुओं की स्थिति का ज्ञान है, यही हुआ देश, यही हुआ स्पेस। जब हम यहाँ वहाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? देश की, स्पेस की बात करते हैं। परंतु जब हम अब तब, आजकल, उस समय, इस समय, इस तरह की बातों को सोचते हैं तो हम काल की बात करते हैं। तो देश काल के जो प्रत्यय हैं उसके बिना हम न तो वस्तुओं की वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं, निर्देश कर सकते हैं, और न तो भूत, वर्तमान और भविष्य के विषय में सोच सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मोटे तौर पर स्पेस और टाइम को हम इसी रूप में समझने के लिए जान लें। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ कि जब हम यहाँ वहाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, अगल बगल, इस रूप में जब हम बात करते हैं किसी भी तथ्य के बारे में तो हम स्पेस की बात करते हैं। यहाँ जो भी चर्चा करते हैं, जो भी वक्तव्य देते हैं, जो भी वार्तालाप करते हैं, वो स्पेस के ही बारे में। तो देश काल का जो आइडिया है, प्रत्यय है, विचार है, वो जो उसके बिना न तो वस्तुओं की वास्तविक स्थिति को निर्देश कर सकते हैं और न भूत, वर्तमान एवं भविष्य के विषय में हम सोच सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न था विद्यार्थियों, वो था कि स्पेस एंड टाइम जो है उसकी बाह्य सत्ता है या मात्र एक मानसिक तत्व है। देश काल की वस्तुनिष्ठ सत्ता है या यह मात्र एक मानसिक तथ्य है, मेंटल कॉन्सेप्ट है, मेंटल फैक्ट है। तो यह प्रश्न भी का उत्तर जानना भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कांट ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया है कि उनके अनुसार देश काल की जो सत्ता होती है वो वस्तुनिष्ठ सत्ता नहीं होती है, वो मात्र एक मानसिक तथ्य है, एक मेंटल कॉन्सेप्ट है। इनका कथन है कि यहाँ पर मैं जरा गौर से सुनना, देश काल जो है, स्पेस एवं टाइम जो है, इसकी जो बाह्य सत्ता को कांट जो है वो इनकार करते हैं मानने से। वो कहते हैं कि स्पेस और टाइम जो है मात्र एक ये मेंटल कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम, कांट ने यहाँ पर इस बात को किस रूप में उल्लेख किया है, इसको हम कांट के शब्दों में ही देखेंगे।
देश और काल जो है उसकी वास्तविक, देश और काल वास्तविक वस्तु सत्ताएं या स्वयं के लिए जीवित वस्तुएं नहीं हैं और न वे वस्तुओं में होने वाले पारस्परिक संबंध या गुण ही हैं। ये तो मात्र एक पद्धति है, ये तो मात्र एक मेथड है, ये तो मात्र एक प्रणाली है जिसके अनुसार हमारी संवेदन शक्ति जो है, हमारी जो सेंसेशनल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वे वस्तुओं को परसेप्शन करती है, वस्तुओं को देखती है, वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करती है। ये इंद्रियों के लिए कार्य या उनके द्वारा किए गए मात्र रूप हैं। यदि दुनिया में देश काल की, स्पेस एवं टाइम की दृष्टि से संबंधित प्राणी न होते हुए तो सृष्टि में देश काल भी नहीं होते। यानी यदि दुनिया में देश काल की दृष्टि से संबंधित जो व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, क्रिएचर हैं नहीं होते तो सृष्टि में स्पेस एवं टाइम भी नहीं होता। अपने इस मत की पुष्टि के लिए कांट जो हैं दो तरह के प्रमाण पेश करते हैं। पहला है तत्वमीमांसीय व्याख्या और दूसरा है अनुभवातीत व्याख्या। पहला है मेटाफिजिकल एक्सपोजिशन और दूसरा है ट्रांसेंडेंटल एक्सपोजिशन। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम एक एक करके कांट द्वारा बतलाए गए इस संबंध में जो व्याख्या है उसको डील करेंगे। पहला जो वो पेश करते हैं वो है तत्वमीमांसीय व्याख्या। इस व्याख्या में देश काल की जो प्रकृति है, जो स्वरूप है, जो उसका नेचर है, उसकी यहाँ पे चर्चा होती है। उस पर यहाँ पर व्याख्या होती है, उस पर यहाँ पर बातें होती है। देश काल की प्रकृति यह है कि ये प्रागनुभविक, सार्वभौमिक एवं अनिवार्य होते हैं। यह नहीं होता कि किसी के मन में देश काल का आइडिया हो तो किसी के मन में ना हो, ऐसी बातें नहीं होती है। ये अनिवार्य रूप से चेतन या अचेतन रूप में ही, लेकिन सभी प्राणियों के मन में बने रहते हैं। देश काल के प्रत्यय, स्पेस एवं टाइम के कॉन्सेप्ट्स की विचार के आइडिया, देश काल को प्रागनुभविक सिद्ध करने के लिए कांट ने निम्नलिखित युक्तियां दी हैं, जिससे वो कहते हैं कि देश काल जो होता है वो अनुभव से परे होता है। ये मेटाफिजिकल व्यू से पहला जो पॉइंट है इस संबंध में वो है कि स्पेस एवं टाइम जो है वो अनुभवजन्य प्रत्यय नहीं है। अब कैसे नहीं है भाई? क्यों नहीं अनुभव पर निर्भर है? क्यों अनुभव से परे हैं? क्यों प्रागनुभविक हैं? क्यों एप्रियोरी हैं? क्यों अनुभव से अतीत हैं? तो देश काल अनुभवजन प्रत्यय नहीं है जिसे कि बाहरी अनुभवों से प्राप्त किया जा सके। इसका कारण यह है कि जब हम संवेदनाओं को बाहर की ओर आरोपित करते हैं तो उसमें देश को पहले ही मान लिया जाता है और बाह्य अनुभव देश की उपस्थिति से ही संभव है। जैसे एक बच्चे को आप देखिए, दूरी या डिस्टेंस का उसे कोई निश्चित अनुभूति तो नहीं होती है।
कि डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, फिर भी वह कोई खिलौना को देखकर उसके समीप चला जाता है। यानी सुखदायी वस्तु को देखकर उसके समीप वो चला जाता है और दुखदायी वस्तु से वह दूर हटते जाता है। जो उसको सुखानुभूति नहीं दे, वैसी वस्तु जो उसे अच्छा नहीं लगे, उस वस्तु से वो दूर हटते जाता है। तो कहने का मतलब है कि इससे सिद्ध हो जाता है कि अनुभव से पूर्व में ही यह जान लेता है, अनुभव से पूर्व ही वह जान लेता है, वह बच्चा जान लेता है कि अमुक वस्तु उसके सामने या दूर, उसके अगल में या बगल में, उसके आगे या उसके पीछे है। यहाँ जो बात देश के लिए या स्पेस के लिए कही गई है, वही बात यहाँ टाइम या काल के लिए भी सत्य सिद्ध हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है देश काल के भाव मौलिक और वस्तुओं से पूर्व होते हैं। हम लोग अनुभव की वस्तुओं के अभाव की कल्पना करने लगते हैं, अनुभव के वस्तुओं की जो है एक आकलन करने लगते हैं, उसकी कल्पना करने लगते हैं, पर देश काल के अभाव की हम कल्पना कभी नहीं कर सकते। इससे सिद्ध हो जाता है कि देश काल का विचार वस्तु में नहीं रहता है, बल्कि ज्ञाता में ही मौजूद रहता है। ज्ञाता किसे कहेंगे? नोवर को, KNOWER। नोवर यानी ज्ञाता, नोवर यानी जानने वाला, नोवर यानी मैं, नोवर यानी हम। तो जो जानकारी प्राप्त करता है वो ज्ञाता कहलाता है। तो ज्ञाता में जो होता है वो देश काल के अभाव में कल्पना नहीं, ठीक है। तो ये जो ज्ञाता में जो है वो अपने आप पहले से ही रहता है। यदि वस्तुगत इसका प्रत्यय होता तो अन्य वस्तुओं की तरह हमें इसका भी प्रत्यक्ष होता, जबकि ऐसा नहीं होता। तीसरा जो पॉइंट है मेटाफिजिकल व्यू का, वो कांट ये देते हैं कि देश काल को अनेक खंडों में बांटना एकदम अनुचित है। देश काल या स्पेस एवं टाइम एक हैं, इनमें अनेकानेक खंड जो है वो संयुक्त पाए जाते हैं। सभी कालों को जोड़कर अनंत काल बनता है, सभी टाइम्स को जोड़कर इन्फिनिट टाइम बनता है। इसी तरह सभी देशों, सभी स्पेस को जोड़कर अनंत स्पेस बनता है, इन्फिनिट स्पेस बनता है, अनंत देश बनता है। अतः देश एवं काल के एक होने से उसका प्रत्यक्ष ही होता है, समान प्रत्यय नहीं बनता है। फिर मेटाफिजिकल जो व्यू है कांट का, उसमें जो चौथा जो तर्क वो प्रस्तुत करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि देश काल केवल प्रागनुभविक ही नहीं, यानी अनुभव से परे ही नहीं, बल्कि ये शुद्ध प्रत्यक्ष रूप भी है। प्रत्यक्ष तथा सामान्य प्रत्यय में आप मान लीजिए दोनों में भेद है, दोनों में अंतर है। प्रत्यक्ष अलग चीज़ है और सामान्य प्रत्यय अलग चीज़ है। प्रत्यक्ष विशेषों का होता है, जैसे हम गाय का प्रत्यक्ष करते हैं, जैसे हम गाय को देखते हैं, किंतु गोत्व यानी काउनेस, गाय का जो गुण है गोत्व, वो एक सामान्य प्रत्यय है जिसे बुद्धि अनेक व्यक्तियों के निरीक्षण से बनाती है। क्योंकि सभी गाय में एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसा काउनेस होता है, एक ऐसा गोत्व होता है जो सभी गायों में पाया जाता है।
इस तरह देश काल की जाति नहीं होती, क्योंकि ये व्यक्ति सूचक है। व्यक्ति सूचक देश काल का प्रत्यक्ष ही होता है, सामान्य प्रत्यय नहीं बनता है। बी, दूसरा जो है कांट का तत्वमीमांसीय व्याख्या के बाद वो है ट्रांसेंडेंटल एक्सपोजिशन, यानी अनुभवातीत व्याख्या। कांट ने अनुभवातीत यानी अनुभव से परे जो व्याख्या की है, उस व्याख्या में देश काल को गणित पर आधारित वो सिद्ध करते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो बताते हैं। देश काल में आत्मगत सिद्ध करने के लिए अनुभवातीत व्याख्या वो देते हैं। गणित के आधार पर उनका कहना है कि अंक गणित काल क्रम का विज्ञान है, जिसमें क्रम से क्रमागत क्षणों में अंक बनते हैं, डिजिट बनते हैं। रेखा गणित देश का विज्ञान है। हम जानते हैं कि अंक गणित और रेखा गणित के सत्य निरपेक्ष रूप से अनिवार्य होते हैं। गंभीरतापूर्वक कोई यह नहीं कह सकता कि हमारा पिछला जो अनुभव है वो हमें सिखाता है कि 3 को 3 बार रखने से या 3 को 3 से गुना करने पर 9 होते हैं, या त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 2 समकोण के बराबर होता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये ज्ञान जो है वो अनुभव से स्वतंत्र या परे होते हैं। फिर भी ये सत्य देश काल से संबंधित है। इस तरह देश और काल का अनुभवातीत सहज ज्ञान है, अनुभवातीत जन्मजात ज्ञान है। कांट का कथन है कि देश काल का विज्ञान बुद्धि पर आधारित है, अनुभव से इसका कोई भी लेना देना नहीं, अनुभव से इसका कोई भी संबंध नहीं। इस तरह वो सिद्ध करते हैं कि देश काल आत्मनिष्ठ है। देश काल एक मानसिक तथ्य है, वो वस्तुनिष्ठ सत्ता नहीं है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये बुद्धि है, अनुभव नहीं। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कांट के शब्दों में कह सकते हैं कि देश काल एक आकार है, एक फॉर्म है, जिसमें क्षणकर संवेदनाएं या सेंसेशन हमारी बुद्धि में, हमारे इंटेलेक्ट में प्रवेश करती है। देश काल के आकार आत्मनिष्ठ अवश्य हैं, पर वे सार्वलौकिक एवं अनिवार्य भी होते हैं। वे सब्जेक्टिव अवश्य हैं, लेकिन वे यूनिवर्सल और नेसेसरी भी होते हैं, सार्वभौम एवं अनिवार्य भी होते हैं। तो ये हुआ कांट महोदय का कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो विद्यार्थियों, आज मैंने तुम लोगों को कांट के देश और काल, स्पेस एंड टाइम के विचार से परिचित कराया। तो विद्यार्थियों, आज का क्लास यहीं तक। मज़े में रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।